हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टावर क्लासेस। आज 23 जनवरी 2022 जो कि यूपी टेट का फर्स्ट पेपर हो चुका है, जिसका पेपर एनालिसिस सीडीपी के 30 क्वेश्चन का एनालिसिस मैं करने जा रही हूँ। और आप अपने क्वेश्चंस मैच कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे। और मैंने जो पेपर एनालिसिस किया है उसमें से मैंने देखा कि जो प्रैक्टिस पेपर आपको मैंने कराए थे उसमें से एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस 23 जनवरी 2022 का, जिसमें सीडीपी का पोर्शन में आपको एनालिसिस कराने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मूल प्रवृत्तियों को 14 भागों में किसने वर्गीकृत किया था? मैकडूगल ने, ड्रेवर ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने। जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा फर्स्ट होगा, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 भागों में बांटा था। सेकंड इज, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये बात किसने कही थी? तो ये जो बात कही थी ये डम्बिल ने कही थी। तो सेकंड का आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट इज, यूजेनिक्स का फादर किसे कहा जाता है? सुसज्जन शास्त्र के पिता किससे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी गाल्टन को यूजेनिक्स का फादर कहा जाता है। तो थर्ड का आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट इज, 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बालकों के हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोट ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? 4 का फर्स्ट होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। उन्होंने जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट दिया था। नेक्स्ट इज, 2 फैक्टर थ्योरी के कौन प्रोपाउंडेड हैं? तो इसका जो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, स्टर्न ने दी थी या बर्नर ने दी थी? जो 2 फैक्टर थ्योरी जो दी थी लर्निंग की वो स्पीयरमैन ने दी थी, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका फर्स्ट होगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, जो मैंने आपको कराया था प्रैक्टिस पेपर उससे ये क्वेश्चन एज इट इज आया है। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। फिफ्थ का फर्स्ट होगा। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? जो ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? टेस्ट वैलिडेशन के लिए, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, टेस्ट स्कोरिंग के लिए, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो जो ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं वो टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, 6 का सेकंड आंसर होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज को इसमें से किसने दिया था? पियाजे ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने, कोलबर्ग ने। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज दी थी वो पियाजे ने दी थी। तो मैंने पियाजे की थ्योरी जो आपको कराई थी उसमें से जो स्टेजेस कराई थी उसमें से स्टेज पूछ लिया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज किसने दी थी। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी अपनी थ्योरी में, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसमें से पूछ लिया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज किसने दी थी? तो ये पियाजे ने दी थी। नेक्स्ट, MPPI जो टेस्ट है वो मेज़र विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसके लिए मेज़र करते हैं? हम इंटेलिजेंसी मेज़र करते हैं, पर्सनालिटी मेज़र करते हैं, क्रिएटिविटी या फिर अचीवमेंट। जो MPPI जो टेस्ट यूज़ किया जाता है वो इंटेलिजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बुद्धि के लिए। नेक्स्ट इज, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए क्या सबसे ज़्यादा इसेंशियल है? इंटरेस्ट हो, मोटिवेटेड हो, गाइडेंस हो या फिर मेचुरेशन हो। तो जो अधिगम के लिए जो पहली शर्त होती है वो अभिप्रेरणा होती है। अगर कोई सीखने के लिए अभिप्रेरित है तो ही उसका अधिगम हो पाएगा। तो सीखने के लिए पहली शर्त क्या है? अधिगम। शैशव काल का समय है यानी कि इन्फेंसी एज कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष, 12 से 18, 15 वर्ष या फिर जन्म से 6 वर्ष। जो शैशव काल जो माना गया है वो जन्म से 2 वर्ष माना गया है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पहला। कोलबर्ग ने किससे संबंधित हैं? कोलबर्ग किससे संबंधित? विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से या व्यक्तित्व के सिद्धांत से? जो कोलबर्ग एसोसिएटेड विद, तो कोलबर्ग जो एसोसिएटेड है वो थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कोलबर्ग ने अधिगम का सिद्धांत दिए थे। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया था कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ किसने दी हैं? तो मैकडूगल ने दी हैं। और वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कि मूल प्रवृत्तियाँ को मैकडूगल ने कितने भागों में बांटा? तो कितनी संख्या दी थी? 14 दी थी। तो मैकडूगल ने अपनी जो मूल प्रवृत्तियाँ दी थी वो 14 थी। तो 12वें का पहला आंसर होगा। 13 क्वेश्चन, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग हम किसके लिए यूज करते हैं? एप्लीकेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मानसिक उद्वेलन का जो हम प्रयोग करते हैं वो
प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए करते हैं, यानी समस्या समाधान के लिए करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, जब हम एक प्रॉब्लम पे मल्टीपल सॉल्यूशंस सोचने के लिए बाकी लोगों को ग्रुपिंग में बिठाते हैं, तो उसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो यूज़ होता है वो समस्या समाधान के लिए होता है। तो 13 का 3 आंसर होगा। निम्नलिखित में से कुत्ते का विषय था, यानी कुत्ते पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज आया हुआ है। तो जो कुत्ते पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पावलोव ने किया था। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। 15 मौलिकता, नवीनीयता या प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो ये भी एज इट इज क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस पेपर से आया हुआ है, जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स कराए थे। तो ये क्रिएटिविटी से है। जो ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो जो होते हैं कंपोनेंट्स, वो क्रिएटिविटी के कंपोनेंट हैं। 15 का फर्स्ट आंसर होगा। कोलबर्ग अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे, ये भी एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। एक स्वतंत्र क्रिया है, एक समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, तो और मानव अधिगम का प्रयोजनपूर्ण है, या फिर जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर होगा दूसरा, क्योंकि द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। तो कोलबर्ग ने अपने प्रयोग में जो सिद्ध करना चाहते थे वो यही करना चाहते थे कि अधिगम जो है एक समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। 16 का सेकेंड होगा। नेक्स्ट इज, किसने पाठ्य योजना के पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी। जो 5 स्टेप सिस्टम जो दिए थे लेसन प्लानिंग के, वो किसने दिए थे। हार्वर्ड ने, जॉन ड्यूई ने, या फिर ब्लूम ने, किलपैट्रिक ने। तो ये जो दिए थे ये हार्वर्ड ने दिए थे। तो 17 का आंसर होगा फर्स्ट। निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। Who described different types of personality based on glands। ग्लांड्स के आधार पर पर्सनालिटी का जो डिफरेंट टाइप्स में जो डिस्क्राइब्ड किया था वो किसने किया था। जंग ने किया था, क्रेसमर ने किया था, स्प्रेंजर ने किया था, या कैनन ने किया था। तो ग्लांड्स का जो पर्सनालिटी टाइप्स दिया था ग्लांड्स के ब्याह पे, वो दिया था कैनन ने। तो 18 का आंसर होगा 4। नेक्स्ट इज 19 नंबर। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये बात किसने कही थी। क्रिएटिविटी इज द मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, द स्टेटमेंट इज ऑफ। ये स्टेटमेंट किसका है। ड्रेबहल का है, क्रो एंड ब्रूस का है, क्रो एंड क्रो का है, या डीहान का है। डीहान, ये डिहान ने नहीं दिया था, ये दिया था 19 का सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, ये दिया था क्रो एंड क्रो ने। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये जो दिया था ये क्रो और क्रो ने दिया। तो 19 का आंसर होगा थर्ड। 20 BF स्किनर के अनुसार बच्चे में भाषा का विकास होता है। जो BF स्किनर ने बताया था कि बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किस तरह से होता है। परिपक्वता के फलस्वरूप होता है, एज एन आउटकम्स ऑफ मेच्योरिटी, या फिर जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप होता है, या फिर व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है, या फिर अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। तो जो BF स्किनर ने जो बताया था भाषा बच्चों के विकास जो होता है वो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। यानी बच्चा अनुकरण यानी नकल करके और रेनफोर्स के द्वारा, अगर बच्चा इमिटेट करे अपने माहौल में अपने से बड़ों को बोलते हुए, या फिर हमको उसको रेनफोर्समेंट दें कि वो जैसा ही बोल रहा है कि अच्छा बोल रहा है। तो रेनफोर्समेंट और इमिटेशन से बच्चा आउटकम होता है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये बात कही थी BF स्किनर ने। तो 20 का जो आंसर होगा 4 होगा। और जो जन्मजात क्षमता के फलस्वरूप होता है ये बात कही थी नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर एक जो आउटकम्स इनबर्न कैपेबिलिटी होती है, यानी बच्चा के अंदर जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की। ये बात नोम चॉम्स्की ने कही थी। और BF स्किनर ने कहा था अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप ही बच्चे का भाषा का विकास होता है। तो 20 का होगा 4 आंसर सही। युत्सा क्या है, यानी कॉम्बैक्ट क्या है। इमोशन है, यानी संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है, या कल्पना है। जो कॉम्बैक्ट है ये एक मूल प्रवृत्ति है। 22 का बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, या फिर शारीरिक तत्व। जो फैक्टर अफेक्टिंग है सोशल डेवलपमेंट का वो सोशल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स। 22 का फर्स्ट आंसर। 23
फिजिकल डेवलपमेंट का प्राइमरी लॉ क्या है? सारे विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? अनियमितता का विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पनाओं में संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, या फिर द्रुतगामी विकास का नियम। तो जो प्राइमरी लॉ फिजिकल डेवलपमेंट का है वो लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ का है। तो 4 आंसर सही होगा, 23rd का होगा 4। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, या थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन। तो जो थ्योरी नहीं है डेवलपमेंट की, थ्योरी ऑफ कंटिन्यू ग्रोथ, बिल्कुल जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू होता है, यानी निरंतर होता है ग्रोथ। विकास जो है, डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यू होता है, ये डेवलपमेंट का सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है, बिल्कुल कंडीशनड रिफ्लेक्शन का है। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न जो है ये एक विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सभी का जो विकास होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि हर एक इंसान, हर एक पर्सन एक जैसा विकास करता है, तो ये सिद्धांत गलत है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यही पूछा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो समान प्रतिमान का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 24 का 3 आंसर होगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन दिया था। 25 डेवलपमेंट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हरलॉक ने दिया था, गैसेल ने दिया था, डगलस और हॉलैंड ने, या फिर मेरिडिथ ने। तो ये जो दिया था ये हरलॉक ने दिया था। डेवलपमेंट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू एबिलिटी, ये जो स्टेटमेंट दिया था ये हरलॉक ने दिया था। 26 पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिक ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। 26 का होगा फर्स्ट परसेप्शन, यानी पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ जो प्रदान करते हैं प्रत्यक्षीकरण के कारण करते हैं। 27 सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी वो थॉर्नडाइक ने दी थी। तो इसका 4 होगा 27 का। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, एज इट इज़ मेरे प्रैक्टिस पेपर से आया है ये क्वेश्चन भी, जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे। तो 28 का होगा 4, जो औसत जो बुद्धि होती है वो 90 से 109 होती है, यानी कि 28 का 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? 29 का कैटल थे, थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे या बर्नर थे? तो जो क्रिस्टलीय बुद्धि के जो प्रतिपादक थे वो कैटल थे। तो 29 का होगा सेकंड आंसर। थर्ड, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किया। क्रिया प्रसूत यानी ऑपरेट कंडीशनिंग जो थ्योरी का प्रोपाउंडेड किसने की थी? थॉर्नडाइक ने, हल ने, स्किनर ने, या फिर हेगार्टी ने? तो जो क्रिया प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत दिया था ऑपरेट कंडीशनिंग का, वो दिया था BF स्किनर ने। तो 30 का 3 आंसर होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि आपके आज 23 जनवरी यूपी टेट एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उससे क्वेश्चंस थे, जिसका मैंने आपको पूरा पेपर एनालिसिस करा दिया है। तो और आपने देखा होगा कि जो पेपर प्रैक्टिस मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे पिछले कुछ 2011 से लेकर 2019 तक के प्रैक्टिस पेपर्स के क्वेश्चंस कराए थे, उससे क्वेश्चन एज इट इज़ आए हैं। तो आप अपना पेपर एनालिसिस कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो आपके कितने आंसर सही थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय